हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है डिड वेमेन हैव अ रेवोल्यूशन। तो हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे क्या कि वेमेन्स का कंडीशन क्या था, वेमेन का पार्टिसिपेशन कितना था रेवोल्यूशंस के टाइम में, और उनकी डिमांड्स क्या क्या थी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है हमारा क्या, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने अभी बोला कि पढ़ा कि इसमें वेमेन्स का पार्टिसिपेशन कैसा था। तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा एक्टिव था। वो लोग बहुत स्टार्टिंग से ही, वेरी बिगिनिंग से ही उन लोगों का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा अच्छा था, और उसके वजह से उन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो फ्रेंच सोसाइटी में लाए। यानी वुमेन्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से फ्रेंच सोसाइटी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस आए। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या, इन्वॉल्व टू प्रेशराइज रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। यानी अब इन लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन क्यों था, उसका रीजन ये था कि वो लोग इन्वॉल्व इसलिए थे क्योंकि वो उस समय की जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उसे ये प्रेशराइज करना चाहती थी। क्यों? ताकि इनकी स्थिति जो है वो और ज्यादा अच्छी हो, और साथ ही साथ इन्हें पॉलिटिकल राइट्स मिले। तो पॉलिटिकल राइट्स कहने का मतलब यह नहीं था कि सिर्फ उन्हें राइट टू वोट मिले, उनके साथ साथ राइट टू वोट के साथ साथ ये लोग चाहती थी कि इन्हें असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, और अगर ये जीत जाएं तो इन्हें गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करने का भी मौका मिले। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। लेकिन जो अधिकतर वुमेन्स थी जो कि थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी, थर्ड स्टेट की अधिकतर जो वुमेन्स थी उन्हें वर्क करना पड़ता था अपने लिविंग के लिए, यानी अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए उन्हें वर्क करना पड़ता था। और वर्क करने में क्या क्या वर्क करती थी, दे यूज्ड टू सेल फ्रूट्स, सेल वेजिटेबल्स, और वो दूसरे जो वेल्दियर सेक्शंस के लोग थे उनके घरों में काम करती थी। ये सारे काम जो है वो लोग करती थी। अब इसमें हम लोग अगला पॉइंट अपना देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं कि वुमेन जो है उन्हें एजुकेशन, जॉब ट्रेनिंग। कहने का मतलब जो थर्ड स्टेट की वुमेन थी वो अपना काम करती थी, अपना जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेचती थी अपने जिंदगी को चलाने के लिए, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई गई थी। यानी उन्हें एजुकेशन नहीं था उनके पास, एंड जॉब ट्रेनिंग भी नहीं होती थी। अब इसमें बात करते हैं तो एजुकेशन जो था ये किसके पास होता था, जो नॉवेल्स के, जो नॉवेल्स वगैरह जो होते थे या जो वेल्दियर सेक्शंस थे सोसाइटी के, उनकी जो डॉटर्स होती थी उन्हें कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए भेजा जाता था, और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनकी शादी करा दी जाती थी। तो यानी एजुकेशन वहां फ्रांस में अवेलेबल था, लेकिन वो किसके लिए था, जो वेल्दियर सेक्शंस थे या जो नॉवेल्स थे सोसाइटी में उनके लिए था। नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट यह आता है कि जो वुमेन्स थी थर्ड स्टेट की, तो थर्ड स्टेट की जो वुमेन्स थी उन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी चलाने के लिए ही काम नहीं करना पड़ता था, बल्कि उन्हें अपने घर के लिए भी काम करना पड़ता था। जैसे कि घर में फैमिली के लिए खाना बनाना, बच्चे की देखभाल करना, पानी भर करके लाना, ब्रेड के लिए क्यू में खड़ा होना, नहीं यानी लाइन में खड़ा होना, ये सारे काम भी वुमेन्स को ही करने पड़ते थे। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है पॉइंट क्या, अब जैसे काम की बात कर रहे हैं तो वेजेस की बात भी करनी चाहिए। वेजेस कहने का मतलब कि उन्हें काम करने का मेहनताना या पैसा कितना मिलता था, सैलरी क्या मिलती थी। तो वेजेस की कंडीशन में, वेजेस का जो कंडीशन था वो काफी बुरा था वुमेन्स के लिए। क्यों? क्योंकि सेम वर्क के लिए मेन को ज्यादा पैसा मिलता था और जो वुमेन थी उनको कम पैसा मिलता था। ये कंडीशन थी फ्रांस की, फ्रेंच सोसाइटी की। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं क्या कि इसमें इनका जो है इन्वॉल्वमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। तो इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हम लोगों ने कंडीशन को देखा कि थर्ड स्टेट की अधिकतर वुमेन्स जो थी उन्हें काम करना पड़ता था लाइवलीहुड के लिए, पैसे भी पूरे नहीं मिलते थे, और एजुकेशन जॉब ट्रेनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो इन लोगों ने किया क्या, इसमें जो प्रोमिनेंट वुमेन्स थी इन लोगों ने स्टार्ट किया अपना पॉलिटिकल क्लब्स अपना स्टार्ट किया, और पॉलिटिकल क्लब्स के साथ साथ ये बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना शुरू की। हम लोग देखते हैं अपना अगला पॉइंट कि यहाँ के पॉलिटिकल जो इनके क्लब्स थे, इसमें जो सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब था उसका नाम क्या था, वो हम लोग देखते हैं अभी। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन।
यानी द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन जो था वो फ्रेंच सोसाइटी का सबसे प्रोमिनेंट या सबसे फेमस जो है वो पॉलिटिकल क्लब था। किसका? वुमेन्स का। अब इसमें होता है क्या कि इनका मेन डिमांड क्या था? मेन डिमांड इनका था पॉलिटिकल राइट्स, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। इनकी जो मेन डिमांड थी वुमेन्स की वो थी पॉलिटिकल राइट्स। तो पॉलिटिकल राइट्स में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स में राइट टू वोट नहीं, साथ ही साथ असेंबली के ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना और चुने जाने पर पॉलिटिकल जो ऑफिसेज हैं उसे भी होल्ड करना, ये भी राइट्स था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं कि इनकी डिमांड्स का हुआ क्या। जब जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब आई तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया 1791 में। तो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से जो वुमेन्स थी वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई। अब क्यों डिसअपॉइंट हुई? क्योंकि इन्हें जब पॉलिटिकल राइट्स के बारे में जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ये पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 का तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, जो वुमेन्स को पैसिव सिटीजन्स में छोड़ दिया। पैसिव सिटीजन्स में छोड़ दिया क्यों? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है अपने वहां टॉपिक्स में कि पैसिव सिटीजन्स वैसे लोगों को बोलते थे जिनके पास राइट टू वोट नहीं होता था, जो कि नॉन वेल्थियर सेक्शंस होते थे सोसाइटी के, जो नॉन टैक्स पेयर्स होते थे। तो यहां भी वुमेन्स को जो है वो डिसअपॉइंट होना पड़ा क्योंकि उन्हें पैसिव सिटीजन्स में रख दिया गया, जिसका मतलब था उन्हें किसी भी तरह के कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे। देखते हैं हम लोग अपना अगला पॉइंट। अब जैसे इसमें बात करते हैं रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की, तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है उसने काफी जैसे कि वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट्स तो नहीं दिए, लेकिन उसने काफी सारी चेंजिंग्स लाई सोसाइटी में। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वुमेन्स का काफी ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा वहां के रेवोल्यूशन में। तो हम लोग देखते हैं उन्हें कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस लाए वुमेन्स के लिए। तो पहला हम लोग देखते हैं, इसमें पहला चेंजिंग उनका क्या था कि लॉज टू इंप्रूव लाइव्स, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी, यानी जो न्यू नेशनल असेंबली बनी, उसने रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया था, लॉज टू इंप्रूव लाइव्स ऑफ वुमेन, यानी उन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लाए, ऐसे ऐसे नियम कानून लाए जिससे वुमेन्स की जो लाइफ है, लाइफ स्टैंडर्ड जो है या लाइफ स्टाइल जो है वो इंप्रूव हो। ठीक है, तो ये किया गया था सबसे इंपॉर्टेंट चेंजिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंजिंग क्या था, स्टेट स्कूल। स्टेट स्कूल्स बनाया गया, यानी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट का स्कूल्स बनाया गया और बोला गया कि कंपलसरी के जितने भी गर्ल्स थी कंपलसरी किया गया, उन्हें कंपलसरी किया गया स्कूल जाने के लिए। किसे? गर्ल्स को। मतलब जो गर्ल्स थी उन्हें यह किया गया, स्टेट के तरफ से स्कूल्स बनाए, गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स बनाए गए और बोला गया कि गर्ल्स को जाना इसमें कंपलसरी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, जॉब ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई गई वहां। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टीट्यूट्स ओपन किए गए जहां वुमेन्स को भी जॉब ट्रेनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाने लगी। उसके बाद क्या हुआ, अगला पॉइंट क्या है, नॉट फोर्स्ड टू मैरी अगेंस्ट देयर विल। जैसे कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था क्या कि वुमेन्स को किया जाता था कि वहां किया जाता था कि जो भी नॉवेल्स के जो फैमिली के जो डॉटर्स उनकी होती थी या फीमेल्स होती थी उन्हीं को सिर्फ स्कूल भेजा जाता था, लेकिन और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन यहाँ इसमें चेंजिंग्स क्या लाया गया कि जॉब ट्रेनिंग, थर्ड स्टेट के वुमेन्स को भी जॉब ट्रेनिंग दिया जाने लगा, उन्हें स्कूल जाना कंपलसरी किया गया। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि उनकी मर्जी के अगेंस्ट शादी नहीं की जा सकती थी। नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, डाइवोर्स। डाइवोर्स को लीगल किया गया, यानी डाइवोर्स जो है यानी तलाक, जिसमें हस्बैंड अपने वाइफ को छोड़ सकती है एंड वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है। तो ऐसे कंडीशन डाइवोर्स को वहां लीगल किया गया एंड डाइवोर्स के लिए वहां कोई भी अप्लाई कर सकता था, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। ये सारे चेंजिंग्स जो थे ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने लाए थे फ्रांस के लिए। लेकिन रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के बाद वहां एक और रूल आया, वो था रेन ऑफ टेरर का, जो कि हम लोगों ने मैक्सिमिलियन रॉबespierre के बारे में लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा है।
तो हम लोग देखते हैं रेन ऑफ टेरर में वुमेन की कंडीशन क्या रही। रेन ऑफ टेरर के टाइम में वुमेन की कंडीशन क्या थी। तो पहला इसमें था क्या कि सबसे पहला इसमें जो चेंजिंग्स लाया गया उनके पॉलिटिकल राइट्स पॉलिटिकल क्लब्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो भी पॉलिटिकल क्लब्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो थी वुमेन्स की, वो सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज को और पॉलिटिकल क्लब्स को बंद कर दिया गया। कब? रेन ऑफ टेरर के टाइम में, यानी मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के रूल में, यानी जैकोबिन गवर्नमेंट के रूल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या है कि इसके बाद जो प्रोमिनेंट वुमेन थी, कहने का मतलब प्रोमिनेंट वुमेन यानी जो सबसे फेमस वुमेन्स थी, जिनके पॉलिटिकल क्लब्स थे, ठीक है, जिनसे पब्लिक ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, उन सारे वुमेन्स को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया या गुलेटिन कर दिया गया, यानी उसमें उनको पकड़ा गया ताकि जो सोसाइटी है वो उनसे इन्फ्लुएंस्ड ना हो। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया कि पॉलिटिकल राइट्स जो थे मोनार्की के टाइम में वुमेन्स के पास तो थे नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई तो उसमें कुछ राइट्स दिए गए लेकिन पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया गया। ठीक है, रेन ऑफ टेरर आया तो रेन ऑफ टेरर में तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज और क्लब्स को ही खत्म कर दिया गया मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के द्वारा। लेकिन इसमें हुआ क्या, पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो स्ट्रगल था वुमेन्स का वो काफी लंबा चला और फाइनली 1946 में वहां के वुमेन्स को, यानी फ्रांस की वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट्स दिए गए और राइट टू वोट दिया गया। तो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में हमारा टॉपिक यहीं तक था और हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जो कि है द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, और उसके बाद कॉन्क्लूजन वगैरह देख के हम लोग इस चैप्टर को खत्म। Please subscribe our channel and press bell icon to get updates.